Good morning, students. In this video, I am going to explain Chapter 5 Coal and Petroleum of Science of Class 8th. So, let's start the chapter. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स जो अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कुछ जो मटेरियल्स हैं वो नेचर की तरफ से हमें मिलते हैं और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से हमें मिलते हैं. नेचर से जैसे कोई भी फ्रूट हो वो आप प्लांट से लेते हो तो वो नेचर से प्रोवाइड होता है. ग्राउंड के अंदर जो वाटर है वो हम ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या नेचुरल है, नेचर की वजह से प्रोवाइड हुआ है. एंड सम आर द ह्यूमन एफर्ट्स लाइक प्लास्टिक है जो वो ह्यूमन के एफर्ट से बनी है, उसके भी हम वेरियस यूजेस करते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि कुछ नेचर में मिलते हैं एंड सम ऑफ देम आर मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स. और इन्हीं में से कुछ लिस्ट बनाने को कहा गया आपको. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. क्या जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हो नेचुरल या मैन मेड अपने घर के डेली लाइफ में यूज़ के लिए, उनमें क्या एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स आते हैं उस लिस्ट में? यस. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. और ये सारे जो सोर्सेज हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल ये हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, तो इनको क्या हम बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या जो एयर, वाटर और सॉइल है एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन है उसे यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या एयर, वाटर और सॉइल है वो ख़त्म हो सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स. आपने क्लास 7th में वाटर चैप्टर के बारे में पढ़ा है. क्या कि जो वाटर है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, मीन्स हम उसे जितना मर्जी इस्तेमाल करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा? नहीं. अगर हम पानी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है उसे हम डेली यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो वाटर रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्ज मीन्स रेन की हेल्प से दोबारा रिचार्ज नहीं होता है, तो जो वाटर के चांसेस हैं ख़त्म होने के वो बढ़ सकते हैं. इसीलिए हमें जो वाटर है वो लिमिट में रह के यूज़ करना चाहिए, वेस्ट वाटर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है एक दिन ख़त्म हो सकता है अगर हम इसी तरह से उसका ओवर यूज़ करते गए. In the light of availability of the various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, तो मेनली उन टाइप्स जो रिसोर्सेज हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू काइंड्स में. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अंडरलाइन दीज 2 पॉइंट्स. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और कौन से? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं ईजीली. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये जो रिसोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हैं और ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की? एग्जाम्पल्स आर सनलाइट एंड एयर. अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो. एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की. कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? सनलाइट एंड एयर. तो सनलाइट और एयर क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में एंड वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट ख़त्म नहीं हो सकती. हाँ, ये है कि हमारी जो एयर है हम उससे पोल्यूट जरूर कर सकते हैं, मीन्स जो व्हीकल्स से पॉइजनस स्मोक निकल रहा है, इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है, उनकी वजह से जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो ज़रूर ख़राब हो सकती है, वो क्या पोल्यूट हो सकती है हमारी एयर. नेक्स्ट वन इज सेकेंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. इन जो सोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज की जो अमाउंट है नेचर में वो लिमिटेड है, मींस लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ये सारी एग्जाम्पल्स अंडरलाइन कर लो. कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की?
फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ्स होगी, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये एग्जॉस्ट एक दिन हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट सी द एक्टिविटी 5.2। इन दिस एक्टिविटी टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लेने हैं आपने और उन्हें फिल कर देना है विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़ के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर देना है। देखो उसमें क्या करना है आपने, सी है, देखो इस तरह से कंटेनर्स ले लिए, एक कंटेनर में पॉपकॉर्न डाल दिए, एक में टॉफ़ीज़ डाल दी और एक में क्या पीनट्स डाल दिए। फिर क्या करना है आपने, स्टूडेंट्स को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 जनरेशन्स में डिवाइड करना है। सपोज कर लो ये फर्स्ट जनरेशन है, उसमें 1 स्टूडेंट है, सेकंड जनरेशन है, उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे क्या 4 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स को 3 जनरेशन्स में डिवाइड कर लिया। आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है वो थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में इंक्रीज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन क्या डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। सेकंड जनरेशन में 2 स्टूडेंट्स हैं और थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। फिर क्या करना है, एक कंटेनर क्या है ग्रुप के आगे रख देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के जो कंज्यूमर्स हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, पॉपुलेशन है वहाँ की, उसे बोलना है कि वहाँ से वो ईटेबल्स को कंज्यूम करे जो भी उनके सामने जो कंटेनर पड़ा है। सपोज कर लो इस तरह से कोई कंटेनर रख दे, कुछ भी इसमें ईटेबल का सामान रखा हुआ है और ये यहाँ तक फिल है। फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट को बोला गया, उनके पॉपुलेशन को बोला गया कि इसमें जो ईटेबल्स हैं वो जितना कंज्यूम करना चाहते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। सपोज कर लो कि जो फर्स्ट जनरेशन ने इतना खा लिया, अब थोड़ा सा जो हमारा लेवल है वो डाउन हो गया सेकेंड जनरेशन के लिए। देखो यहाँ पे पूरा ऊपर तक था और यहाँ पे उसका लेवल थोड़ा सा क्या कम हो गया। तो अब सेम सेकंड जनरेशन को बोला गया, उनके सामने जो भी रखा है सामान, कहते कि अगर आप जितना खाना चाहते हो वो आप कंज्यूम कर लो। सपोज कर लो जब सेकंड जनरेशन ने ईटेबल को कंज्यूम किया तो उसके बाद क्या इतनी क्वांटिटी है जो कंटेनर में रहेगी जो कि थर्ड जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए बची थी। फर्स्ट जनरेशन के लिए पहले पूरा फुल था, उन्होंने कंज्यूम किया तो इतना रह गया, उसका लेवल डाउन हुआ। जब सेकंड जनरेशन के स्टूडेंट्स ने इसे कंज्यूम किया तो उसके बाद क्या ईटेबल हमारे पास जो थर्ड जनरेशन के लिए इतना ही बचा। अब जो बच गया है उसको थर्ड जनरेशन के स्टूडेंट्स को बोलो कि वो कंज्यूम करें। और ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो कंज्यूमर्स हैं थर्ड जनरेशन के लिए, उन्हें कुछ खाने के लिए मिलता भी है या नहीं, और उनके जो सभी कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपरली मिल रहे हैं कि नहीं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो ईटेबल मैंने आपको मटेरियल बताया ये एक्चुअल में क्या है, हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टिबल मीन्स जो ख़त्म हो सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। हर एक ग्रुप की अपनी अपनी कंजप्शन पैटर्न था, किसी ने ज़्यादा खाया, किसी जनरेशन ने कम खाया, किसी ने बिल्कुल ही, किसी के लिए बचा नहीं। देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी, उन्होंने बहुत ही कम खाया, इसका मतलब वो क्या ग्रीडी नहीं थे। See the here, are the earlier generation of any group too greedy? It may be that earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. उन्हें जो अर्लियर जो पहले की जनरेशन थी फर्स्ट और सेकंड, उन्हें क्या है फर्स्ट जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन में वो कंसर्न थे कि जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी कुछ छोड़ना है, इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान से यूज़ किया। खाने का मतलब है यहाँ पे कि उन्होंने जो सोर्सेज थे उन्हें बहुत लिमिट में रह के यूज़ किया ताकि वो वेस्ट ना हो और उन नेक्स्ट जो जनरेशन है उन्हें आराम से यूज़ कर सकें उन सोर्सेज को। इसलिए उन्होंने बहुत कंजप्शन को है उसकी बहुत ध्यान से वाइजली की एंड कुछ ना कुछ बचाया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सपोज कर लो जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स थी जो वो क्या थी फर्स्ट जनरेशन थी, और हम जो प्रेजेंट वाले जो हैं अभी वो क्या है सेकंड जनरेशन है। देखो फर्स्ट जनरेशन ने तो हमारे लिए ये चीज़ें छोड़ दी और हम अभी इजीली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट करेंगे जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन आने वाली होगी, उनको बहुत ही कम मटीरियल मिलेगा और हो सकता है कि उनकी पूरी जनरेशन को वो कम्प्लीटली मिल भी ना पाए। आधे से ज़्यादा लोग उसके लिए सर्वाइव ना, उस चीज़ें ना मिलने की वजह से सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आपके सोर्सेज हैं उन्हें लिमिट में यूज़ करो, चाहे वो वाटर हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, सब चीज़ों को क्या लिमिट में रह के यूज़ करना चाहिए। ये सोच के चलना चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी ईजीली इस
मटेरियल्स को, इन सोर्सेज को यूज़ कर पाए। तो इस एक्टिविटी से यही समझाया गया है कि जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट होने वाले हैं उन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. तो यही हमारा चैप्टर है, कोल पेट्रोलियम के बारे में ही हम पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और क्या साथ में नेचुरल गैस. These were formed from the dead remaining of the living organisms, so these are known as the fossil fuels. Underline this line. These were formed from the dead remains of living organism. जो living organism के बचा हुआ मटेरियल होता है, मरने के बाद जो बच जाता है, उनसे ये जो सोर्सेज हैं बनते हैं. ये क्या नेचुरल फ्यूल है, मतलब जो नेचर से हमें मिलते हैं. फ्यूल मीन्स ईंधन, मीन्स मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर. तो जो ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये नेचुरल फ्यूल होते हैं. जैसे कि कोल हो गया, ये बनते कैसे हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत सालों पहले जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो है ग्राउंड के अंदर दब जाते हैं, मरने के बाद क्या वो वहीं पे पड़े रहते हैं. जो पुराने पेड़ हो गए, हज़ारों साल पहले जो अर्थ के ऊपर पेड़ हो गए, जो एनिमल्स थे जो मर गए थे, वो जब वो काफ़ी टाइम पड़े रहते हैं अर्थ में, तो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारे उनकी वजह से क्या है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, इन नेचुरल फ्यूल्स की में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. Means that natural fuels that was found millions of years ago from the dead animals or plants in the ground. Next see the 5.1 coal. कोल के बारे में अब हम पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, तो पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. सी द फिगर 5.1. आपने कोल के बारे में पढ़ा भी है और देखा भी होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. तो अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक पूछ ले तो क्या है, ये हार्ड होता है स्टोन की तरह, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है. अंडरलाइन दिस लाइन. इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कोल के अब यूजेस क्या क्या हैं, इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो. कोल के यूजेस बताए गए हैं. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. तो कोल फूड बनाने के लिए एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स. बहुत पहले के टाइम में क्या है, जो इंजन्स थे, जो रेलवे इंजन थे, उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता था. इट इज़ एंड जो उसकी हेल्प से फिर क्या इंजन जो है रन करता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है. थर्मल मीन्स जहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती है, हीट की हेल्प से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो वहाँ पर भी कोल का इस्तेमाल होता था. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो बहुत सारी कुकिंग फूड के लिए तो यूज़ किया जाता था, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल, ईंधन का काम करता था. कोल यूज़ किया जाता है, कोल को एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल बना कैसे. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. 300 मिलियन ईयर्स अगो के पहले की बात कर रहे हैं. 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर क्या डेंस, बहुत घने फॉरेस्ट होते थे. कहाँ पे, वेटलैंड एरियाज़ में. वेटलैंड एरियाज़ क्या, जहाँ पे पानी रहता है, वाटर रहता है, फ्लड मतलब पानी पूरा रहता है, या तो परमानेंटली वहाँ पे पानी होता है, या फिर सीजनली कई बार वहाँ पे क्या फ्लड्स आए रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो लैंड है पूरी पानी में वेट हुई होती है पूरी. Due to natural processes like flooding, these forests get buried under the soil. नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड आने की वजह से वहाँ पे जो फॉरेस्ट है सॉइल के अंदर दब गया था. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस. जैसे उनके ऊपर और सॉइल की जो लेयर्स हैं वो चढ़ती गई, तो वो और नीचे नीचे जाते गए, कंप्रेस होते गए अंदर सॉइल के. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जितना वो नीचे जाएंगे धरती के, वहाँ पे टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता जाएगा अंडर, और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. वहाँ पे कंडीशंस ऐसी कुछ बन गई, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो वो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल के अंदर मेनली क्या होती है, कार्बन होती है. उसका केमिकल एलिमेंट क्या है, कार्बन होती है मेनली. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन. तो ये जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, मीन्स जो डेड प्लांट्स थे और या फिर कुछ एनिमल्स भी थे वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन. देखो
कोल का जो मेनली कंपोनेंट क्या है, कार्बन है। तो वो कन्वर्जन होना डेड वेजिटेशन का इनटू कोल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन। सो कार्बन से वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और ये स्लो प्रोसेस है। देखो 300 मिलियन ईयर्स अगो जो पहले फॉरेस्ट था, जब वो दब गया था अर्थ के नीचे फ्लड की वजह से, तब उससे कन्वर्ट होकर हमारे पास कोल आया। तो इतना टाइम लगता है इसको कोल में बनने के लिए, कन्वर्ट होने में, डेड वेजिटेशन को कोल में बनने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मटेरियल आपके पास है उसे लिमिट में यूज़ करो, बिकॉज एक तो ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनको बनाने में भी, बनने में, नेचुरली बनने में भी कितना बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। और ये भी क्या है, वेजिटेशन के जो बचा हुआ वेजिटेशन डेड होने के बाद जो मटेरियल रह गया उससे बनता है, तो इनको भी क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोल को, फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। सी द फिगर 5.2। यहाँ पे क्या है, कोल माइन दिखाई गई जहाँ से कोल को निकाला जाता है नीचे से। बड़ी बड़ी खदानें होते हैं कोल की, वहाँ से उसे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब एयर की प्रेजेंस में कोल को बर्न किया जाता है तो वहाँ पे मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। बिकॉज जो कोल है वो उसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन है। तो उसे जब बर्न करेंगे तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अंडरलाइन दिस लाइन। कोल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में और उससे कुछ प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया एंड कोल गैस हो गया। देखो कोल तो नेचुरली स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पढ़ी थी हमने चैप्टर के, that we use various materials for our basic needs, some of them are found in nature and some are made by the human made। कुछ नेचर में थे और कुछ ह्यूमन एफर्ट की वजह से बने थे। सिमिलरली हेयर देखो, कोल हमें नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से मिला, तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब इसी को प्रोसेस करके ह्यूमन एफर्ट्स की हेल्प से इंडस्ट्री में इसको यूज़ करके इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स आते हैं। वो कौन कौन से हो गए, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और ये क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द कोक। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या है, एक टफ यानी कि हार्ड, पोरस मीन्स उसमें इस तरह से पोर्स होते हैं जो कि लिक्विड और एयर को उसमें से पास होने दे स्लोली, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी क्या है, प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। कोक बनता कैसे, कोक क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है जो कि कोल को हीट करने के बाद बनता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में जब कोल को हीट किया जाता है तब वहाँ से क्या एक सॉलिड फ्यूल जिसे कोक बोलते हैं वो बनता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एयर हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट उन्होंने कोक के यूजेस दिए हुए हैं, अंडरलाइन दिस लाइन। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक क्या, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। लाइक आयरन को, उसके आयरन ओर मीन्स जो कच्ची आयरन, जो रॉ मटेरियल है उसमें से प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, तो उसमें क्या है, कोक की हेल्प की जाती है। जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड एक और है, इसमें से अगर हमने आयरन लेना है तो आयरन ऑक्साइड से रिड्यूस करवाना है आयरन, तो आयरन ऑक्साइड को क्या किया जाता है, हीट करते हैं विद द कोक की हेल्प से करते हैं हीट, और वहाँ से क्या आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग ऑफ कोक। नेक्स्ट वन इज द कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। सी द फिगर ऑफ द कोल तार। ये क्या है, एक ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, थिक गाढ़ा लिक्विड होता है एक तरह से। कोल तार के देखो इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस है जिसे आप लुक भी बोलते हैं, जो सड़कों को बनाने के लिए काम आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर है, एटलीस्ट 200 सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट्स कोल तार से बनते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। स्टार्टिंग मटेरियल किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जो सब्सटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाई हो गया, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव्स, जो
बॉम्ब वगैरह हैं उनके लिए, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफिंग जो छतों के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें भी क्या है, इनके जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स हैं यूज़ किए जाते हैं। कोल तार के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेप्थलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो obtained फ्रॉम द कोल तार। जो नेप्थलिन की बॉल्स होती हैं, गोलियाँ आती हैं, जो हम कई बार कपड़े अगर आपने बंद करके रखने होते हैं तो वहाँ पे आप उनको रख देते हो, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं ताकि उनमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना लग जाए, तो वो भी क्या कोल तार से बनते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. लेकिन जो रोड्स की मेटेलिंग के लिए अब कोल तार की जगह पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, बिटुमेन यूज़ किया जाता है। अंडरलाइन दिस लाइन, बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिंग द रोड्स। बिकॉज जो कोल तार हैं वो जल्दी हीट अप हो जाते थे, हीट अप हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे जो चांसेस हैं टायर के वियर अप होने के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए एज़ कम्पेयर टू कोल तार हम बिटुमेन यूज़ करते हैं फॉर मेटेलिंग द रोड्स। नेक्स्ट वन इज़ द कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जो फर्स्ट वन प्रोडक्ट था कोल से कोक बनाने में, जब वो प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ पे साइड में साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, कोल गैस प्रोड्यूस होती है। तो कोल गैस कैसे मिलती है हमें, जब प्रोसेस होता है कोल से कोक बनने का। ये जो कोल गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस होती है एंड ये एक्सप्लोजन्स का कारण भी हो सकती है जब एयर के साथ अगर मिक्स हो जाए, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से इसकी केयर करनी चाहिए, इसे प्रॉपरली क्या स्टोर करना चाहिए ताकि ये गैस लीक ना हो और एक्सप्लोजन का कारण ना बने। नाउ यूजेस बताए हुए हैं कोल गैस के। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग, कोल के प्रोसेस होता है और उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, उन प्लांट्स में ये एज अ फ्यूल ईंधन का काम करती है। कौन सी, कोल गैस। जैसे हम अपने घरों में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, वैसे उन इंडस्ट्रीज़ में क्या है, कोल गैस यूज़ की जाती है एज ए फ्यूल। एक बॉक्स में और यूजेस बता रखे हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। 1810 लंदन में सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या है, जो कोल गैस है एज ए स्ट्रीट लाइटनिंग यूज़ की गई थी, फिर न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। अब जो है, अब के दिनों में क्या है, ये एज अ हीट यूज़ की जाती है, सोर्स ऑफ हीट यूज़ की जाती है, एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू द लाइट रैदर देन लाइट। The next topic is petroleum and the remaining chapter I will explain in the next video.